हमने टैक्स बढ़ा दिया है। कोशिश यही है कि भारत के किसानों के तिलहन की ज्यादा से ज्यादा खरीद हो और तिलहन की खेती करने वाले किसानों को ज्यादा से ज्यादा उसका लाभ हो। तिलहन किसानों को भी इसका लाभ होगा। अब जैसे सूरजमुखी के आयात पर पहले टैक्स नहीं था, अब 20% टैक्स लगाया गया है। इससे हरियाणा के सूरजमुखी की पैदावार से जुड़े हमारे जो किसान भाई बहन हैं उनको बेहतर दाम मिलेंगे। भाजपा ये सब इसलिए कर रही है ताकि हमारे किसान ज्यादा से ज्यादा तिलहन उगाएं और पैसे कमाएं। और भाजपा कांग्रेस की तरह कोरी घोषणाएं नहीं कर रही है, बल्कि जमीन पर बारीक से बारीक काम कर रही है। तभी हरियाणा के किसानों को भाजपा पर भरोसा होता है। साथियों, हरियाणा के किसान हो या युवा, उनका भविष्य भाजपा सरकार में ही सुरक्षित है। बीते 10 साल में हरियाणा में भाजपा की सरकार है। हमारी सरकार पर, हमारे मुख्यमंत्री पर भ्रष्टाचार के कोई आरोप नहीं लगे। यहां भाजपा सरकार ने सरकारी नौकरियों में खर्ची और पर्ची को बंद किया। 8 अक्टूबर के बाद भाजपा की नई सरकार एक बार फिर नौजवानों के लिए हजारों नए अवसर बनाएगी। यहां युवाओं को बहुत बड़ी संख्या में नए रोजगार मिलेंगे। साथियों, सोनीपत, पानीपत की ये पूरी बेल्ट अवसरों से भरी है। यहां पर हो रहे विकास कार्य इस पूरे क्षेत्र को आधुनिक पहचान दे रहे हैं। भाजपा सरकार ने सोनीपत तक मेट्रो के विस्तार को स्वीकृति दी है। आज जिस तरह इस क्षेत्र में भाजपा ने नए हाईवे बनवाए हैं, उस मामले में तो एक क्षेत्र सबसे कनेक्टेड इलाकों में से एक बन रहा है। साथियों, हरियाणा भारत की मेडल फैक्ट्री भी है। हाल में ओलंपिक्स और पैरालंपिक्स में भारत के शानदार प्रदर्शन में हरियाणा के खिलाड़ियों की बड़ी भूमिका रही है। अब भारत में हम 2036 में 2036 में ओलंपिक कराने के लिए प्रयास कर रहे हैं। इसका फायदा हरियाणा के नौजवानों को होगा। यहां स्पोर्ट्स का नया इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा। गांव-गांव में नए खिलाड़ियों को अवसर मिलेगा। आप देखिए, देश की तीसरी स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी यहां भाजपा ने ही सोनीपत में बनवाई है। अब हरियाणा भाजपा ने घोषणा की है, हर जिले में अलग अलग ओलंपिक खेलों की नर्सरी बनाएंगे। हरियाणा की बेटियां, हरियाणा के बेटे दुनिया भर में जाकर मेडल लाए, उसमें भाजपा हर तरह से उनकी मदद कर रही है। साथियों, आपके पास तो हमारे साथी मोहनलाल बड़ौली जी के रूप में हरियाणा भाजपा का अध्यक्ष है। अरविंद शर्मा जी जैसे अनुभवी जनप्रतिनिधि है, जिनको इतने साल तक केंद्र में रहने का अनुभव है। इनके रहते यहां के विकास की गति और तेज होना तय है।
साथियों, सोनीपत की ये धरती उन वीर जवानों की भी धरती है जिन्होंने हिमालय की ऊंची चोटियों पर दिन रात मातृभूमि की रक्षा की है। हरियाणा की वीर माताओं की हजारों संतानें आज बॉर्डर पर है। यहां के अनेक संतानें हैं जिन्होंने जम्मू कश्मीर में हालात को सामान्य बनाने में मदद की है। वहां आतंक और अलगाव के जख्म हरियाणा के वीर बेटों ने अपने शरीर पर खाए हैं। अब मत भूलिए, कांग्रेस की कुनीति से निकले पत्थर हरियाणा की संतानों पर फेंके जाते थे। आज जब जम्मू कश्मीर में शांतिपूर्ण मतदान होता है तो सबसे अधिक खुशी हरियाणा की वीर माताओं को होती है। लेकिन कांग्रेस और इसके साथियों को जम्मू कश्मीर में शांति पसंद नहीं है। कांग्रेस जम्मू कश्मीर में फिर से धारा 370, आर्टिकल 370 वापस लाना चाहती है। कांग्रेस जम्मू कश्मीर में आतंक और अलगाव को फिर से हवा देना चाहती है। तुष्टीकरण के लिए कांग्रेस देश के दुश्मनों के एजेंडा को भारत में लागू करना चाहती है। ऐसी कांग्रेस को आप हरियाणा के लोग सबक सिखाएंगे, ये मुझे पूरा भरोसा है। आर्टिकल 370 को वापस लाना उन वीरों की कुर्बानी का अपमान होगा जिन्होंने जम्मू कश्मीर में आतंक के खिलाफ लड़ाई लड़ी है। साथियों, कांग्रेस ने दलितों, पिछड़ों और शोषितों के साथ भी धोखा किया है। आजकल कांग्रेस के भीतर यहां जो सिर फुटोवल हो रही है, ये पुराने पाकों का ही परिणाम है। याद कीजिए, 2014 से पहले जब यहां कांग्रेस का राज था, The Prime Minister's address in Polbound, Haryana, where he also spoke about the alleged Muda scam. Here's what the Prime Minister said. साथियों, जैसी स्थिति यहां कांग्रेस ने उस समय बनाई थी, आज कर्नाटका में उनकी सरकार है। जरा देखिए, अभी तो 2 साल हुए हैं, क्या हाल करके रखा है। वहां कांग्रेस के मुख्यमंत्री उन पर जमीन घोटाले के आरोप लगे हैं। जब इसकी जांच शुरू हुई तो कर्नाटका के मुख्यमंत्री हाईकोर्ट चले गए। हाईकोर्ट ने भी उनको एक और डंडा मारा। उन्होंने कहा कोई मदद नहीं होगी, और कल ही हाईकोर्ट ने साफ साफ कहा कि जांच के आदेश सही है और जांच होनी चाहिए। कर्नाटका में सिर्फ जमीन घोटाले का ही मामला नहीं है, वहां मेरे दलित भाई बहन ये समझिए, कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष भी कर्नाटका से आते हैं, दलित समाज से हैं। कर्नाटका में दलितों के लिए जो फंड था उसमें भी कांग्रेस ने घोटाला किया। ये वहां की कांग्रेस सरकार ने, वहां के सीएम ने विधानसभा में खुद इस बात को स्वीकार किया है। So a day after the developments in the High Court,
The Prime Minister speaking about it in poll-bound Haryana. Let's go across to my colleague Deepak Bopanna joining us on the broadcast. Deepak, the political ramifications of yesterday's High Court verdict. We have the BJP protesting in the state of Karnataka, and now you have the Prime Minister who has also said that the Chief Minister of Karnataka is accused of irregularities in a land case. Yes, up until now, we've had very senior leaders of the BJP, of course, take on the Chief Minister, take on the Karnataka Congress, including, of course, from the state and at the centre. But now this is the first time that the Prime Minister really has launched a fresh attack against Siddaramaiah, against the Congress government. He's talking about the Muda issue. He's talking about, the possible involvement of the Chief Minister, how he approached the court, didn't get any sort of relief, and now the court has asked for an inquiry. He then talks about the Valmiki Corporation's scam, where we should understand that the investigation, of course, is being taken up by the state police, by the enforcement directorate as well. And we've also seen the arrest of a minister, sitting minister, who, of course, eventually had to resign, and then he was arrested by the ED. But it brought in a lot of embarrassment for the Congress party. We saw days and days of protests in the Karnataka Assembly, and he's talking about how the funds for the Dalits, this is in reference to the Valmiki scam, were misused. This is while he was making that speech there. So we'll really have to see how the Congress and the Chief Minister or his counterparts in the cabinet, how they will really react to the statement that has come in from the Prime Minister himself. And this is a big charge, definitely adds to the kind of pressure that the BJP and the JDS combined have been building over this matter. Absolutely. And Deepak, this comes amid the BJP demanding for the resignation of the Chief Minister. The BJP leaders and workers have been protesting across the state as well. The political pressure now increasing. As far as the legal fight for Siddaramaiah is concerned, what's expected? We understand as of now, the decision on whether to approach the higher bench of the High Court or the Supreme Court has still not been taken. Well, as of now, they are yet to decide. We've been told that, that they are looking at all possible options. A team from Bengaluru is meeting legal luminaries in Delhi. This also includes, of course, the likes of Mr. Kapil Sibal, Abhishek Manu Singhvi. Meanwhile, there is a draft petition that was prepared, kept ready. Now some changes have been made and are still being worked upon. This is as far as an writ appeal to be filed in the Karnataka High Court in a division bench. There's also, of course, a case that was going on. It was there was supposed to be orders that were supposed to be given. Meanwhile, they had approached the court and there was a stay which got lifted yesterday. That matter is back in the Special Representatives Court. To give our viewers a sense of what that means, that was a petition, of course, by one of the complainants, Snehamai Krishna, where they had sought for the investigation to begin, a probe to get underway, an FIR to be registered, and the court to give directions in that regard. So those orders are being dictated as we speak. In the next few minutes, we'll be putting out those details for our viewers to understand whether there's more trouble coming the way of the Karnataka Chief Minister as of now, who remains defiant and says this is just political vendetta. He's not going to step down. Yes, in fact, the Congress leaders have also backed Siddaramaiah completely. Siddaramaiah himself, though, amid the demands from the BJP, not just dismissed their demands, but the Karnataka Chief Minister reiterated that his stand is that the sanction for prosecution does not mean that he has been pronounced guilty and there is no reason for him to resign as the Chief Minister. Listen in. ನಾನು ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಹೋರಾಟದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಿಂದ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಸುಳ್ಳು ಆರೋಪಗಳಿಗೆ ಯಾವತ್ತೂ ಎದುರಲ್ಲ. ಸುಳ್ಳು ಆರೋಪಗಳಿಗೆ ಯಾವತ್ತೂ ಎದುರಲ್ಲ. ಅವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಎದುರಿಸ್ತೇವೆ. ಬಹಳ ಜನ ಕಾಯ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾನೆ, ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ನಾನು ತಪ್ಪು ಮಾಡೇ ಇಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಡತಕ್ಕಂಥ ಸನ್ನಿವೇಶ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಲ್ಲ. ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಡಲ್ಲ. ಕೊಡ್ಬೇಕಾ? ಕೊಡ್ಬೇಕೇನ್ರಿ? ಕೊಡಬಾರ್ದು. ಕೊಡಂಗಿಲ್ಲ. So Siddaramaiah saying there is no question of him resigning. On that note, we're slipping into a short break here. We'll be right back. To stay with us.